हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका ज्योग्राफी का क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का सीरीज है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर है और आपका सिलेबस में उसको ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया गया है, तो इसको अच्छा से देखना है ताकि एग्जाम में जो है आपका फुल मार्क्स आ जाए। तो इसको ध्यान से देखना है और उसके बाद हम व्हाट्सएप में सबको भेज देंगे कम्युनिटी में इसका नोट्स। तो चलो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पूरा है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में ज्योग्राफी बुक 1 है और दूसरा पार्ट में ज्योग्राफी बुक 2 है। तो चलो देखो पहले बुक 1 में तुम्हारा टोटल 7 गो चैप्टर है और बुक 2 में जो है उसमें भी 7-8 चैप्टर है। टोटल 15 क्वेश्चन है, तो लगभग टॉप 100 क्वेश्चन में पूरा जो है एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और मेरा जो चैनल है, दोनों चैनल में ये वीडियो जाएगा, तो न्यू चैनल को भी सबको सब्सक्राइब करना है और अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। समझ गया? तो चलो देखो शुरू करते हैं। 1 नंबर जो है, बिटुमिन्स किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो बिटुमिन्स जो है कोयला के लिए जाना जाता है और ये कोयला का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। झरिया क्षेत्र, झरिया जो है झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। ये जो है प्रसिद्ध कोयले की खान के लिए, तो कोयला हो गया। अगला, दामोदर घाटी परियोजना DUC, ये जो है कहां पे स्थित है? झारखंड के हजारीबाग जिले में और कोनार नदी पर स्थित है। तो चलो देखो अब आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब जनसंख्या पूछा है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो 121 करोड़। अभी जो है जनगणना नहीं हुआ है कोरोना के कारण, इसलिए हम लोग 2011 के अनुसार ही पढ़ेंगे जो एग्जाम देंगे अभी। आगे देखो, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है बिहार की है अभी फिलहाल वर्तमान में, 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की है 1128। अगर बिहार रहे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में तो बिहार को टिक मारना, और बिहार नहीं रहे तो टिक मार देना तुम पश्चिम बंगाल को। अब आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहां है? सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य भारत में गोवा है। क्या है? गोवा, याद रखना, गोवा था ऊपर में। निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो सबसे अधिक भारतीय आर है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे तो द्रविड़ टिक मारना। अब आगे, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, मतलब सिंपल तुमको पूछा है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये रिपोर्ट जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आगे, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? सबसे कम, सबसे अधिक तो पढ़ लिए, कहाँ है? बिहार में। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब आगे, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? भारत में पूर्ण जनगणना, वैसे जनगणना भारत में 1872 से शुरू हुआ, लेकिन पूर्ण जनगणना जो हुआ पूरी तरीका से वो 1881 में हुआ। और याद रखना, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। अंतिम जनगणना 2011 में हुई क्योंकि 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हुई है। तो चलो अब आगे, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में कितना नगरीय जनसंख्या है ये बताना है। तो भारत में लगभग 31% नगरीय जनसंख्या है क्योंकि भारत में अधिकतर लोग जो है गांव में निवास करते हैं। चलो अब देखो आगे, निम्न में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है भारत में सबसे अधिक है या सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक जो है चीनी तिब्बत भाषाई समूह है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, अभी तुरंत बताए, और सबसे कम सिक्किम।
जनसंख्या अलग चीज है, जनसंख्या घनत्व अलग चीज है। जनसंख्या मतलब एक विशेष क्षेत्र में कितने लोग रहता है, और जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत कारण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु। जहाँ की जलवायु अच्छी रहेगी वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। भारत में जनगणना का महान विभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? भारत में जनगणना का महान विभाजन किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है भारत में जनगणना का महान विभाजन, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही कम जनसंख्या में परिवर्तन आया था, जनसंख्या नहीं के बराबर परिवर्तित हुआ था। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? लगभग 1.6%। अब आगे, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था जो है, जैसे चीन का, अमेरिका का, वहां पे तृतीय या चतुर्थ क्षेत्र में रहता है। वैसे तुम पढ़ा होगा क्षेत्रक 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल आ जाता है चतुर्थ क्षेत्रक। चलो अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन रोपण कृषि पूछा है? नहीं है। रोपण कृषि कौन नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो गेहूं यहाँ रोपण कृषि नहीं है, ये खाद्यान्न फसल है। अगला, निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ है? डेनमार्क में। फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं? ये फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाता है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ये रोपण कृषि है। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? नहीं की जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो ये अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है, याद रखना। अब आगे, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है? मतलब इसको पूछ सकता है दूसरे तरीका से, अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है। अगला, निम्न कृषि के प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलो देखो, अब निम्न कृषि के प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? तो झूम खेती। झूम खेती क्या है? इसको आदिकालीन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। तो झूम खेती में क्या होता है? जंगल को काट के जला दिया जाता है और उस हिस्से पे खेती की जाती है। 2-3 बार खेती कर लेता है, उसके बाद उस हिस्से को परती छोड़ दिया जाता है। तो अलग अलग देशों में या भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलो देखो, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, एकदम रट लेगा। तो पहला, कर्तन दहन कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में विशेषकर झूम खेती या आदिकालीन निर्वाह कृषि बोलते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्फा कहते हैं। देखो, मौ से मैक्सिको, मौ से मिल्फा। दूसरा, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं। ब्राजील में इसे रोक्का कहते हैं। याद रखो, ब्राजील में क्रिकेट खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है ज्यादा ब्राजील में, तो फुटबॉल को रोकते हैं, तो ब्राजील में रोका कहते हैं झूम खेती को। मध्य अमेरिका में मसोलो कहते हैं। मौ से मध्य, मौ से मसोलो, याद हो जाएगा। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। देखो, नाम रे, क्या नाम है? रे पूछते हैं तो उससे याद कर सकते हैं। भारत के राजस्थान में इसको वालरा कहते हैं। श्रीलंका में इसको चना कहते हैं, चाइना नहीं, चना। चलो अब आगे देखो, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि क्या होता है? सिर्फ फसल उत्पादन। तो रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि। तो मिश्रित कृषि होगा इसमें। मिश्रित कृषि क्या होता है? देखो, इसमें खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसी को बोलते हैं मिश्रित कृषि। गांव में ज्यादातर इस प्रकार की खेती की जाती है। चलो अब आगे देखें, विश्व का और भारत का प्रमुख घास के मैदान। इससे भी एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, कहाँ पे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, तो घास के मैदान में चराते हैं, तो उसका क्या क्या नाम है? चलो यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है इससे। चलो देखो,
उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी कहाँ कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका। अगला, दक्षिण अमेरिका में पंपास। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका में। यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है घास के मैदान को। अफ्रीका में वेल्ड आया एग्जाम में, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये याद रखना, एक क्वेश्चन फिक्स है। घास के मैदान से एक क्वेश्चन फिक्स है और झूम खेती से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब आगे चलो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला में ध्यान देना, मतलब कौन गलत है। तो हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा का कारण स्थापित हुआ है, यह सही है। जूट का सबसे अधिक पटसन और जूट का जो है खेती की जाता है पश्चिम बंगाल में, और वहां पे हुगली नदी किनारे बंदरगाह है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारण के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। तो कौन गलत है इसमें लिखा है? ये बी नंबर गलत है, क्योंकि चीनी और सूती वस्त्र जो है और वनस्पति तेल स्वच्छंद उद्योग नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब समझो स्वच्छंद उद्योग होता क्या है। स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसको बनाने के लिए अन्य उद्योगों की सहायता नहीं ली जाती। चीनी में लेते हैं गन्ना चुकंदर, सूती कपड़ा में लेते हैं कपास, वनस्पति तेल में भी लेते हैं फल और सब्जी सबका तेल। तो इसलिए ये नहीं होगा। कौन नहीं है? ये नहीं है, बाकी सब सही है। ये सब जो है आधारभूत उद्योग है। चलो अब आगे। अब देखो आगे देखो, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके पास पैसा है तो अपना फैक्ट्री स्थापित अगर खुद करेगा तो उस पर उसका अधिकार होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों का अधिकार होगा और उसके परिवार का अधिकार होगा, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी। जैसे भारत में टाटा है, भारत में जो है रिलायंस है। अब आगे चलो, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? आधारभूत उद्योग। याद रखना, आधारभूत उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोह अयस्क या लोहा एवं उत्पाद इसका प्रकार है। लोह अयस्क याद रखना, इसको आधारभूत उद्योग बोलते हैं, क्योंकि लोहा से ही बहुत सारा फैक्ट्री को लोहा देंगे तो वो सामान बनाता है। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ये याद रखना पड़ेगा। स्वचालित वाहन उद्योग, लॉस एंजिल, ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी बनता है, ये दोनों गलत है। अगला, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? क्रियाकलाप आर्थिक 3, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। प्राथमिक मतलब क्या होता है? प्रकृति से संबंधित, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी। द्वितीयक में आएगा क्या? द्वितीयक में आएगा तुम्हारा विनिर्माण, और तृतीयक में आएगा सेवा, परिवहन। तो यहाँ पे खेती लिखा है, ये प्राथमिक में आएगा। बुनाई ये द्वितीयक में आएगा। आखेट ये प्राथमिक में आएगा। तो तृतीयक वहां पूछा है, तो व्यापार जो है तृतीयक में आएगा, याद रखना। चलो अब आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है पूछा है? इस्पात प्रगलन, आयरन गलाना द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। कोई भी चीज को बनाना, वस्त्र निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का है। मछली पकड़ना ये प्राथमिक का है, और टोकरी बनाना ये भी द्वितीयक है, तो मछली पकड़ना हो जाएगा। वहां पूछा है कौन द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो मछली पकड़ना नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि मछली पकड़ना प्राथमिक है। और 10 क्वेश्चन है, चलो आगे देखो। निम्न में से कौन सा एक सेक्टर या क्षेत्रक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है? तो सेवा क्षेत्रक। ज्यादातर लोग यहाँ पे तृतीयक क्षेत्रक में काम करते हैं। वे काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उसको क्या कहते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप। इसमें क्या आएगा? इसमें रिसर्च आता है, वैज्ञानिक बड़ा बड़ा वो सब आता है इसमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ज्यादातर ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। चलो अब आगे देखो।
निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो ये विश्वविद्यालय में पढ़ाना, टीचिंग इन यूनिवर्सिटी, याद रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? तो इसको देखो पहले। ये लेंदी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागत को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोत की जाती है। ये देखो क्वेश्चन जो है गलत है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होता है। बेहतर व्यवसायिक अवसर जो है बीपीओ के पास ही होता है। पार महाद्वीप स्टुवर्ट महामार्ग, ये विश्व वाला है ट्रांसपोर्ट का, ये डार्विन और मेलबर्न को जोड़ता है। किस देश में रेल मार्ग का जाल सबसे सघन है? तो ये अमेरिका में है। जिसमें जरूरी नहीं है ऑप्शन, उसमें नहीं दिए हैं, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने वाला है। वृहद ट्रंक, जिसको बिग ट्रंक या द बिग ट्रंक बोलते हैं, कहां से गुजरता है? ये उत्तर अटलांटिक महासागर से गुजरता है। बिग इंच पाइपलाइन, जैसे परिवहन का साधन में स्थल में आता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, तो एक पाइपलाइन भी आता है। तो पाइपलाइन से हम लोग पेट्रोलियम, जो खनिज तेल है, उसका परिवहन करते हैं। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से। चलो और दो क्वेश्चन होगा। विश्व के अधिकांश महापतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। विस्तृत पतन के रूप में वर्गीकृत किए हैं, जो बड़ा बड़ा पतन है। अगला, निम्न महाद्वीप में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक प्रवाह जो होता है यूरोप से होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये थोड़ा हो गया तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस वाला। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? तो सप्टा, और देख लो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आसियाना, आईसीडी, ओपेक। तो भारत जो है सप्टा का एक सदस्य है, देखो यहाँ पे लिखे हैं। तो बुक 1 तुम्हारा जो है कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान देना है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है क्लास 12 का जो है, इसका पार्ट 1 या बुक 1, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया पूरा। तो इसको 2 बार 3 बार ध्यान से देखना है और लिखना है। नोट्स भेज देंगे हम तुमको, समझ गया? व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है जो बाहर से देख रहा है, 6204994750, इसमें मैसेज करना तो नोट्स भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या मराल जैसी बके उठा लगता पढ़े में। हाँ।